और चाय पर चर्चा में आज सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे की। जी हां, एक बार फिर मोदी अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से दिल खोल कर मिले और काशी ने भी मोदी का स्वागत जबरदस्त तरीके से किया। इस दौरान पीएम मोदी ने काशी को 14,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। संत रविदास जी की नई प्रतिमा का लोकार्पण किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जाकर वो छात्रों से भी रूबरू हुए। आज काशी एक बार फिर आह्लादित है। आज काशी एक बार फिर अपने सांसद को अपने बीच पाकर खुशी से फूली नहीं समा रही। काशी की आवाम अपने जन प्रतिनिधि को अपने बीच पाकर खुशियों से भर उठी। काशी एक बार फिर नमो नमो की आवाज से गूंज उठी। फूलों की बरसात होती रही और पीएम का काफिला आगे बढ़ता रहा। जय जय श्री राम। प्रधानमंत्री मोदी हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात लेकर 2 दिन के दौरे पर कल अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से गेस्ट हाउस तक मोदी ने मेगा रोड शो किया। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ये उनका आखिरी दौरा है। आज पीएम ने वाराणसी दौरे की शुरुआत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत करके की। वो यहाँ सांसद संस्कृत प्रतियोगिता कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इसके बाद पीएम मोदी सिर गोवर्धन में संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने यहाँ संत रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, मंदिर में पूजा अर्चना की और लंगर में प्रसाद ग्रहण किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर संत रविदास के अनुयायियों को भी संबोधित किया। अभी मंच पर आने से पहले मैं संत रविदास जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करने, उन्हें प्रणाम करने भी गया था। इस दौरान मेरा मन जितनी श्रद्धा से भरा था, उतनी ही कृतज्ञता से भी भीतर महसूस कर रहा था। वर्षों पहले भी जब मैं न राजनीति में था, न किसी पद पर था, तब भी संत रविदास जी की शिक्षाओं से मुझे मार्गदर्शन मिलता था। मेरे मन में ये भावना होती थी कि मुझे रविदास जी की सेवा का अवसर मिले। और आज काशी ही नहीं, देश की दूसरी जगहों पर भी संत रविदास से जुड़े संकल्पों को पूरा किया जा रहा है। पीएम मोदी ने अमूल के सबसे बड़े प्लांट बनास डेयरी का उद्घाटन किया। इस परियोजना से करीब 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। साथ ही इसके शुरू होने से पूर्वांचल के किसानों और पशुपालकों की आय भी दोगुनी होगी। करीब 30 एकड़ में फैले इस डेयरी प्लांट का शिलान्यास पीएम मोदी ने 2021 में किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी को 13,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया और कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। आज संत रविदास जी की जन्मस्थली से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का भी यहां से लोकार्पण हुआ है। मैं इन सारी परियोजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, काशी और पूर्वांचल में कुछ भी अच्छा होता है तो मुझे आनंद होना बहुत स्वाभाविक है। पीएम मोदी पिछले 10 साल में रिकॉर्ड 44वीं बार वाराणसी पहुंचे। उनके संसदीय कार्यकाल के दौरान वाराणसी ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। काशी को अब विरासत और विकास के मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान के जैसलमेर में इन दिनों मरु महोत्सव की रौनक है। 24 तारीख तक चलने वाले इस उत्सव में राजस्थान की लोक संस्कृति के रंग देखने को मिल रहे हैं और इस दौरान खास शोभा यात्रा भी निकाली गई। महोत्सव के दौरान लोक कलाकारों की नायाब पेशकश ने खूब महफिल लूटी। सतरंगी वेशभूषा में स्थानीय कलाकार और बीएसएफ के सजे सवरे
ऊंट इस महोत्सव की शान बन गए हैं। देखिए रंगीले राजस्थान की ये अद्भुत झलक। राजस्थान को यूं ही रंगीलो राजस्थान नहीं कहा जाता। जैसलमेर में इन दिनों आयोजित मरु महोत्सव इसकी अनोखी मिसाल भर है, जिसमें इस राज्य की लोक कला और संस्कृति की सतरंगी फिजा बिखरी हुई है। जैसलमेर के गडीसर झील से गुरुवार को इस खास शोभा यात्रा का आगाज हुआ, जो मरु और बाकी राजस्थान की लोक संस्कृति का परिचय देने के लिए काफी है। इस शोभा यात्रा में सीमा सुरक्षा बल के बैंड ने राजस्थानी गीतों की धुनों पर स्वर लहरियां बिखेरी, तो वहीं सजे धजे ऊंटों पर सवार बीएसएफ जवानों का भी रौबीला अंदाज लोगों को भाया। मरु महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए आए पर्यटक इस शोभा यात्रा में राजस्थान की संस्कृति की ऐसी शान और शौकत देख आनंदित हो गए। Beautiful experience and pretty happiness everywhere. I like it. Just amazing, just so good. The culture, the displays of the culture. This is why I'm here. I absolutely find it amazing. लोक वाद्यों की स्वर लहरियों पर यहाँ पहुँचे कलाकारों ने भी अपने अपने आकर्षक लोक नृत्य पेश किए, तो वहीं सजी धजी रंगीन परिधानों में मंगल कलश धारण की हुई ये बच्चियाँ और महिलाएं महोत्सव में अनुपम छटा बिखेर रही थी। क्योंकि विश्व विख्यात इस मरु महोत्सव का आगाज ही इस भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ, जिसमें लोक लहरियों की गूंज और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने यहाँ आने वाले सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजस्थान की लोक कला, परंपरा, रीति रिवाज को दर्शाती इस शोभा यात्रा का शहर के लोगों ने भी लुत्फ उठाया। इस दौरान नगर आराध्य देव लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में पूजा अर्चना कर मरु महोत्सव का शंखनाद हुआ। जिसके बाद यहाँ कई ऐसी प्रतियोगिताएं भी हुई, जिसमें राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, रीति रिवाज की झलक दिखी। वो चाहे फिर मूंछ प्रतियोगिता हो, मिस्टर डेजर्ट, मिसेस जैसलमेर और मिस मूमल का खिताब ही क्यों न हो। जाहिर है देसी विदेशी सैलानियों को राजस्थान के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक खूबियों को समझने और उसकी लोक कला को करीब से निहारने के लिए मरु महोत्सव एक खास मौका दे रहा है, जिसका कल आखिरी दिन है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पर्यटन विकास की। जी हाँ, इस बार देर से सही लेकिन बर्फबारी ने कश्मीर घाटी की फिजा में ऐसे अद्भुत रंग खोल दिए हैं, जिसको निहारने के लिए दूर दूर से सैलानी कश्मीर का रुख कर रहे हैं। खासतौर से श्रीनगर की डल झील और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में सैर सपाटा करने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिससे घाटी में रौनक लौट आई है। बर्फबारी से कश्मीर घाटी का पर्यटन उद्योग खिल उठा है। खूबसूरत वादियों में सैलानियों की बहार है। आम हो या खास, हर कोई यहाँ खिंचा चला आ रहा है। ये श्रीनगर की डल झील का नजारा है, जहाँ बड़ी तादाद में सैलानी पहुँच रहे हैं और यहाँ के शानदार नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, फील अच्छा आ रहा है, और स्टेट के मुकाबले तो कश्मीर जन्नत है ही है, कहते हैं। कल हम लोग शाम में ही पहुंचे हैं यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ का। और सुबह सुबह भी जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त ठंडी है यहाँ पे। मुंबई के कंपैरिजन में बहुत ज़बरदस्त ठंडी है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर खुद को कश्मीर की वादियों से दूर नहीं रख पाए। परिवार के साथ पहलगांव पहुंचे सचिन तेंदुलकर ने ये तस्वीरें सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, पहलगांव में हमारा पहला स्नोफॉल। इन तस्वीरों में सचिन बेटी सारा और पत्नी अंजलि के साथ बर्फबारी का लुत्फ लेते नजर आ रहे हैं। इससे पहले सचिन ने परिवार के साथ डल झील पर शिकारे से सैर की। इस दौरान मास्टर ब्लास्टर
पूरी तरह मस्ती के मूड में दिखे और लोगों से घुलते मिलते दिखे। सर आप कश्मीर आए सर, कुछ बताना चाहेंगे? सर कैसा लगा कश्मीर आके आपको? बहुत एंजॉय कर रहा हूं। सचिन सर वैसे कश्मीर की इन छुट्टियों में सचिन अपने पहले प्यार यानी क्रिकेट से दूर नहीं रह सके। ऐसे में 2 दिन पहले जब रास्ते में उन्होंने कुछ युवाओं को क्रिकेट खेलते देखा तो मास्टर ब्लास्टर ने भी अपना जौहर दिखाया। श्रीनगर से अशरफ पाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब रोज फेस्टिवल की रौनक आपको दिखाते हैं। चंडीगढ़ में होने वाले रोज फेस्टिवल को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यहां के सेक्टर 16 रोज गार्डन में ये खास आयोजन होगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस रोज फेस्टिवल में लगभग 800 से ज्यादा गुलाबों की वैरायटी लोग देख सकेंगे। वहीं साथ ही बच्चों के लिए रंगारंग कार्यक्रम और रात में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी व्यवस्था यहां पर की जा रही है। फरवरी का महीना वैसे तो प्यार, मोहब्बत और दोस्ती का महीना माना जाता है। इसमें गुलाब के फूलों का अपना ही महत्व होता है। ऐसे में चंडीगढ़ में आज से रोज फेस्टिवल की शुरुआत हुई है, जिसको लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। ये उत्सव हर साल फरवरी के महीने में मनाया जाता है। 52वें रोज फेस्टिवल 2 दिनों तक यानी रविवार तक चलेगा, जिसमें 800 से ज्यादा गुलाब के पौधों की वैरायटी का प्रदर्शन किया जाएगा। इस खास महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के रोज गार्डन में महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं और मंत्रमुग्ध भी हो रहे हैं। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहला दिन है यहाँ का। मजा आ रहा है देखकर? हाँ जी, बहुत आ रहा है। मजा देखकर आ रहा है फूलों को या फिर कल्चरल एक्टिविटी? कल्चरल एक्टिविटी ज्यादा मजा आ रहा है। बहुत अच्छी है। यहाँ पे हर तरह के कल्चर देखने के लिए मिल रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे पीछे अभी कुल्वी कल्चर भी देखा, राजस्थानी कल्चर देखा, बहुत सारे कल्चर है यहाँ पे। और यहाँ पे तरह तरह के फूल है देखने के लिए, मतलब बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे जो कल्चरल प्रोग्राम है वो भी बहुत अच्छा है और जो अलग अलग स्टेट से जो आए हैं, डेकोरेशन है वो सब, और फूल भी बहुत अच्छे हैं। 25 फरवरी तक चलने वाले रोज फेस्टिवल में गुलाब के सैकड़ों रंग लोगों को आकर्षित करेंगे। इस फेस्टिवल में म्यूजिकल नाइट का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें पंजाबी और बॉलीवुड गायक लोगों का मनोरंजन करेंगे। रोज फेस्टिवल में यहाँ पर खासी रंगत है वो देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गुंजीत कुमार के साथ ललित शर्मा, GNT न्यूज, चंडीगढ़। अयोध्या धाम धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनकर उभर रहा है। नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से यहां लगातार रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं तो साथ ही साथ दिल खोलकर चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। इसके कारण 1 महीने में ही मंदिर ट्रस्ट के खजाने में करोड़ों की रकम जमा हो चुकी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में आस्था का अद्भुत उत्सव चल रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु रामलला के दर्शन को पहुंच रहे हैं। बीते 1 महीने से यहां दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 60 लाख के पार जा चुकी है। यानी रोजाना औसतन 2 लाख श्रद्धालु श्री राम के द्वार पहुंच रहे हैं। ये इतना अच्छा विकास देख करके मन खुश हो गया। ऐसा लगता है कि 10-15 दिन यहाँ रहें और रोज दर्शन करें श्री राम जी के। और हमने आके जो है सरयू नदी में हमने स्नान किया और उसके बाद हनुमान जी के दर्शन किए हनुमानगढ़ी में, और अब यहाँ रामलला जी के दर्शन करने आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे विकास देख के ना दिल खुश हो गया है। और एक ऐसे अद्भुत और अलौकिक पल का साक्षात दृश्य करने का अवसर मिला है कि भगवान श्री राम के इस पावन धाम में और श्री रामलला के दर्शन वास्तव में जीवन धन्य से हो गया। लगा है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जो भगवान श्री राम से जुड़ी है आज यहाँ साक्षात हो रही है। रामनगरी में धार्मिक पर्यटन बढ़ने से सीधे तौर पर यहाँ के कारोबारियों को फायदा पहुँच रहा है।
एक अनुमान के अनुसार यहाँ प्रसाद पूजा का सामान बेचने वाले, रेस्टोरेंट, होटल से जुड़े कारोबारियों की आमदनी में करीब 5 गुना का इजाफा हुआ है। रामलला के दर्शन के लिए लोग उमड़ रहे हैं, तो साथ ही साथ मंदिर में बेशुमार चढ़ावा भी आ रहा है। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अभी तक लगभग 25 करोड़ की धनराशि मंदिर के दान पात्र, चेक, ड्राफ्ट और कैश के रूप में रामलला को समर्पित की गई है। हालांकि इसमें ऑनलाइन दान और विदेशी भक्तों की ओर से बैंक खाते में डाली गई रकम शामिल नहीं है। देखिए, 1 महीने में लगभग हम लोगों के पास काउंटर से 10 लाख रुपए रोज के हिसाब से एक एवरेज हम लोगों के पास आया, क्योंकि काउंटर से रसीदों से प्राप्त हुआ। और इसके अलावा चेक और डीडी जो है वो हमारे पास जो प्राप्त हुए 1 महीने में वो लगभग 20 करोड़ रुपए के आए, क्योंकि बड़े दानदाताओं के द्वारा कुछ उसमें चेक दिए गए थे और कुछ लोगों के और जो मिला कर आते हैं इस तरीके से। और दान पात्र में भी हम लोगों का लगभग 1 महीने में 2 करोड़ रुपए आया होगा। यही नहीं, श्रद्धालु सोने चांदी के गहने और दूसरे सामान भी रामलला को अर्पित कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार अभी तक लगभग 10 किलो सोना और 25 किलो चांदी की सामग्री रामलला को अर्पित की जा चुकी है। रामलला के प्रति भक्तों की श्रद्धा की सीमा नहीं है। यही वजह है कि अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, सूर्योदय सूर्यास्त का समय क्या है, अच्छा मुहूर्त कब है, ऐसी कई और सटीक जानकारियां अब आपको मिलेंगी वैदिक घड़ी से। 1 मार्च को उस वैदिक घड़ी का उज्जैन में लोकार्पण है, जिसके लिए 85 फीट का टावर तैयार हो चुका है। ये दुनिया की पहली ऐसी डिजिटल वॉच होगी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के साथ भारतीय काल गणना करेगी। महाकाल की नगरी उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी 1 मार्च से शुरू होने जा रही है। 1 मार्च को इस घड़ी का लोकार्पण है। इस घड़ी को विक्रमादित्य वैदिक घड़ी नाम दिया गया है। इस वैदिक घड़ी के लिए 85 फीट ऊंचा टावर तैयार कर लिया गया है। उज्जैन में जीवाजी वैधशाला के पास जंतर मंतर पर यह टावर बनाया गया है। इस पर 10 बाई 12 की वैदिक घड़ी लगाई जाएगी। ये दुनिया की पहली डिजिटल घड़ी होगी जिसमें भारतीय काल गणना को दर्शाया जाएगा। ये घड़ी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम तो बताएगी ही, पंचांग और 30 मुहूर्त की भी जानकारी देगी। यानी ये घड़ी सूर्योदय से सूर्य अस्त के साथ ग्रह, योग, भद्रा, चंद्र स्थिति, नक्षत्र, चौघड़िया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की जानकारी भी देगी। जो वैदिक घड़ी है इसमें वैदिक समय के साथ, सूर्योदय के साथ जो वैदिक समय का जो चक्र है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त और सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय। दूसरा, इस घड़ी में घटी है, पल है, कास्था है, मुहूर्त है, दिन है, पल प्रतिपल, बहुत सारी चीजें हैं, संवत्सर, सब कुछ शामिल है। तो लगभग जो विक्रम पंचांग के जो सारे अनुषंग होते हैं काल गणना के, शुभाशुभ मुहूर्त भी होगा, चंद्र ग्रहण होगा, सूर्योदय होगा, तो वो सब भी इसमें समाहित रहेगा। इस घड़ी से जुड़ा मोबाइल ऐप भी लॉन्च होगा, जिसे मर्चेंट नेवी में कार्यरत एक युवा ने बनाया है। वैदिक घड़ी के सभी फीचर इस ऐप में रहेंगे। टावर पर लगाने के बाद इस घड़ी में जो बदलाव होंगे वो इस ऐप में भी नजर आएंगे। आरोह श्रीवास्तव एक युवा वैज्ञानिक है, मर्चेंट नेवी में वो काम करते थे और उन्होंने इसके लिए अपना पूरा समय दिया और इसका एक ऐप डेवलप किया है। वैदिक घड़ी में घंटे, मिनट और सेकंड वाली सुई भी रहेगी। टावर पर एक टेलीस्कोप होगा जो खगोलीय घटनाओं का नजारा दिखाएगा। इंटरनेट और जीपीएस से जुड़ी इस घड़ी का कहीं भी उपयोग किया जा सकेगा। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे।
एक पुरानी कहावत है कि ईमानदारी का पौधा अगर बचपन में ही रोपा जाए तो ही देश को ईमानदार नागरिक मिल सकते हैं। बिल्कुल, बागपत के एक स्कूल ने अपने नौनिहालों में ईमानदारी का पौधा रोपने के लिए एक अनूठी पहल की है। यहाँ ईमानदारी की अलमारी बच्चों को सिखा रही है बी ऑनेस्ट। अब तक मस्ती की पाठशाला तो आपने खूब देखी सुनी होगी, लेकिन ये ईमानदारी की पाठशाला है। कहानी बागपत के बड़ौत में मौजूद एक स्कूल की है, जिसने एक अनूठी पहल की है। इस स्कूल के परिसर में एक ईमानदारी की अलमारी है, जिसमें भगवान की दुकान है, जहां से बच्चे ईमानदारी का पाठ सीखते हैं। ईमानदारी की अलमारी या गणेशा जी की दुकान हमने इसलिए स्थापित की है कि बहुत कम उम्र से ही बच्चे ऑनेस्टी यानी ईमानदारी की तरफ आगे बढ़ें। उस दुकान पर कोई भी निगरानी, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया है और ना ही कोई टीचर, जब बच्चे उससे सामान उठाते हैं छोटा छोटा, ना ही कोई टीचर वहां पर देख रेख के लिए होता है। हमने जब ये गणेशाज अलमीरा बनाई तो गणेशा जी को एज ए स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक लीडर के रूप में, आध्यात्मिक लेखाधिकारी के रूप में हमने ये दुकान सौंप दी, और ये देखने के लिए कि बच्चे इस दुकान पर कितनी ईमानदारी के साथ ईश्वर की स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। तो इस उद्देश्य के साथ ये दुकान बनाई गई। भगवान की दुकान में बच्चों की जरूरत का सभी सामान जैसे पेंसिल, कॉपी, रबर, ड्राइंग पेपर, कंपास, पेन रखे गए हैं। इसी अलमारी में सभी चीजों की रेट लिस्ट भी लगाई गई है। साथ ही अलमारी के दूसरे किनारे पर एक गुल्लक रखी गई है। अब होता यह है कि स्कूल की किसी भी छात्रा को अगर किसी भी पाठ्य सामग्री की जरूरत है तो छात्रा ईमानदारी की अलमारी में मौजूद भगवान की दुकान पर जाती है और अपनी जरूरत का सामान उठाकर रेट लिस्ट में लिखे मूल्य को गुल्लक में डाल देती है। स्कूल की कोशिश का असर ये है कि छात्राएं बखूबी ईमानदारी सीख रही हैं। ये द ऑनेस्टी ऑफ अलमीरा है। मैंने यहाँ से अभी 5 रुपीज की एक पेंसिल खरीदी थी और मैंने यहाँ पे अभी भगवान गणेश जी को पैसे दिए हैं उनकी पिगी बैंक में। इस दुकान का नाम द शॉप ऑफ गॉड यानी भगवान की दुकान रखा गया है, जिसमें भगवान गणेश को स्थापित किया गया है, जो अकाउंटेंट की भूमिका में है। ऐसे में यहाँ दिन भर की बिक्री को शाम के समय मिलाया जाता है और सुबह की प्रार्थना के समय भगवान की दुकान को हुई लाभ हानि से बच्चों को अवगत कराया जाता है। बागपत के स्कूल की इस अनूठी पहल की चारों ओर खूब प्रशंसा हो रही है। दुष्यंत त्यागी, बागपत, गुड न्यूज टुडे। देखिए, विविधता में एकता ही हमारे देश की पहचान है, इसलिए एक दूसरे की भाषा, बोली और रहन सहन पर हमें गुमान होना चाहिए। भाई, जब हमें अपने देश की संस्कृति और परंपराओं पर गर्व होगा तभी तो हमारी अगली पीढ़ी यानी कि आने वाली पीढ़ी देश की विरासत को समझेगी। बस इसके लिए हमें अपनी परंपराओं में नए नए विचारों और नई सोच को जगह देनी होगी ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन अपने कल्चर से जुड़ी रहे। तो चलिए, इस वीकेंड हमारा भी प्रॉमिस है आपसे कि समय के साथ चलते हुए चाय पर चर्चा में खबरों को नए अंदाज में हम लेकर आएंगे आपके लिए। सोमवार की चाय हमारे साथ शाम 5 बजे गुड न्यूज टुडे पर।